नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। समायोजन। कुप्पुस्वामी के अनुसार समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि उसमें संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। समायोजन सम प्लस आयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह या समान रूप से व्यवस्था करना। समायोजन सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों के अनुकूल की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह मानसिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता तथा बोरिंग लैंगफ्रेड के अनुसार वेल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है। समायोजन के प्रतिमान वातावरण एवं व्यक्ति के मध्य समायोजन प्रक्रिया एवं उनके कार्यात्मक प्रतिरूप की व्याख्या करने वाले एवं उनके सिद्धांत को समायोजन प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। समायोजन के मुख्य रूप से दो प्रतिमान होते हैं। एक तो है मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान। फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार की कुंजी उसका अचेतन है, इदम अहम परम तत्व है तथा व्यक्ति की रचना में महत्वपूर्ण होती है तथा ये समायोजन या मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति में समान रूप से विद्यमान रहकर कार्य करते हैं। इसका असंतुलन होने पर व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजित नहीं रह पाता है। समायोजन हेतु मनोक्रिया चेतन और अचेतन की प्रक्रिया है जिसमें भग्नाशय एवं कुंठा की तीव्रता और कम होकर समाप्त हो जाती है। व्यवहारवादी प्रतिमान। इनके अनुसार व्यक्ति को एक मशीन मान करके उनके व्यवहार को एक गत्यात्मकता से नियंत्रण किया जा सकता है तथा उद्दीपन अनुक्रिया और सिद्धांत अनुसार व्यक्ति को उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने पर यह परिस्थिति एवं वातावरण में समायोजन कर लेता है। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं संतुलित मानसिक स्वास्थ्य और भग्नाशय। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या आएगा अपने मानसिक रोगों से ग्रस्तता, असफलता, हीन भावना, आत्मग्लानि, मानसिक तनाव, कुंठा, चिंता और आकांक्षाएं, शरीर अक्षमता एवं कमी है, मानसिक संघर्ष या द्वंद्व का प्रभाव है, अपमानजनक परिस्थिति है। समायोजन के प्रकार जैविक वातावरण के साथ साथ सामाजिक वातावरण के साथ श्रम के साथ में। समायोजन की विधियां। दमन। व्यक्ति की अनैतिक आकांक्षा या असामाजिक प्रवृत्तियों को इसकी चिंतन से पृथक करने का प्रयास किया जाता है। शमन। दुखकारी घटनाओं की स्मृति को व्यक्ति की चेतना से पृथक कर समायोजित किया जा सकता है। प्रतिगमन। व्यक्ति अपने से अल्पायु व अधीनस्थ व्यक्ति से व्यवहार को अपनाकर समायोजित हो सकता है। औचित्य स्थापना। व्यक्ति को अनुचित कार्य कर रहा है और उसे सही ठहराने का प्रयास करता है। अध्यारोपण। व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का दोषारोपण दूसरों पर कर संवेग स्थिरीकरण पर कर सकता है। आत्मीकरण। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को आत्मसात कर लेता है। विस्थापन। व्यक्ति अपने संवेग या विचार किसी अन्य विषय पर केंद्रित कर लेता है और इसके अतिरिक्त उद्दीकरण, अंतःक्षेपण तथा क्षतिपूर्ति, शोधन, पृथक्करण तथा प्रत्यावर्तन, दिवा स्वप्न आदि समायोजन की विधियां हैं। सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। सुसमायोजित व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति का ज्ञान और नियंत्रण रखता है तथा उन्हीं के अनुकूल आचरण करता है तथा वह अपने व्यवहार के बीच में संतुलन बनाए रखता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज के अन्य लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता है तथा अपनी आवश्यकताओं और इच्छा के अनुसार संतुलित व्यक्ति वातावरण और वस्तु का लाभ उठाता है। साधारण परिस्थितियों में वह संतुलित और सुखी रहता है तथा अपने कार्य कुशलता को बनाए रखता है। सुसमायोजित व्यक्ति में सामाजिकता की भावना होती है और आदर्श चरित्र वाला, संवेगात्मक रूप से स्थिर और संतुलित और उत्तरदायित्व साकार करने वाले तथा उसको निभाने वाला होता है। सुसमायोजित व्यक्ति के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं तथा वह साहसपूर्ण व उचित ढंग से कठिनाइयों का सामना करता है। कुसमायोजन अंग्रेजी शब्द के मालाजमेंट का हिंदी रूपांतरण दो शब्दों से मिला है, माल तथा एडजस्टमेंट। ठीक है, से बना है। माल का अर्थ होता है बुरा तथा एडजस्टमेंट का अर्थ होता है
समायोजन। इस तरह से माल एडजस्टमेंट का अर्थ हुआ बुरा सामंजस्य या कुसमायोजन। कुसमायोजन की प्रक्रिया में एक व्यक्ति अपने को जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में असमर्थता का अनुभव करता है और परिणामतः मनोवैज्ञानिक संतुलन में बाधा आती है और ऐसा व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता, दबाव, भग्नाशय, कुंठा तथा द्वंद्व या संघर्ष आदि का अनुभव करने लगता है। कुसमायोजन के कारण। कुसमायोजन जीवन की समस्याओं में श्रम को अपनी परिस्थिति के अनुकूल न कर पाने के कारण होता है। जीवन की मुख्य समस्याओं के 3 वर्ण निम्न हैं। एक तो है शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं, भोजन, प्रश्रय, आवास, भौतिक संकटों से संरक्षण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं, सुविधा, संतोष, कष्ट से मुक्ति, स्वीकृति, स्वतंत्रता, आत्मसात, सफलता और सिद्धि की आवश्यकता। देखिए सीधे सीधे हैं, इनमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है ना। और आप इनको बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, इन्हीं में से प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब आगे, व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में उत्पन्न समस्याएं। कुसमायोजित व्यक्ति के प्रमुख लक्षण हैं स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाना, असामाजिक, स्वार्थ, दुखी व्यक्ति होना, उसका मन अनिश्चित एवं बुद्धि स्थिर होना, संवेगात्मक रूप से असंतुलित रहता है, उद्देश्य अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं, घृणा, द्वेष, बदले की भावना रखने वाले होते हैं तथा उनके सामने यदि साधारण सी बाधा या छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है। कुसमायोजित व्यक्ति स्नायु रोग से पीड़ित होता है, मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा से ग्रस्त तथा तनाव से युक्त होता है। तनाव का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा से होता है जो उसमें उत्तेजना और असंतुलन उत्पन्न करता है और इसके कारण हो सकता है जैसे आवश्यकता, इच्छा, लक्ष्य, अपमान, असफलता व शारीरिक दोष आदि, ठीक है। अब आगे देखिए, तनाव को कम करने के मुख्य 2 विधियां हैं, एक तो है प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। बाधा का निवारण, विकल्पों की खोज, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन तथा लक्ष्यों की व्याख्या व निर्णय आदि। अप्रत्यक्ष विधियां दमन, पृथक्करण, शोधन, प्रत्यावर्तन, निर्भरता, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन और प्रक्षेपण व शक्ति पूर्ति आदि। भग्नाशय एवं मानसिक द्वंद्व। भग्नाशय व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिक्षण अनेक छोटी बड़ी इकाइयों का सामना करता है तथा अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी यदि वह इन बाधाओं या रुकावटों को दूर नहीं कर पाता और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे दुख होता है और यह निराशा हो जाती है। इस कुंठा की अनुभूति को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशय या कुंठा कहा जाता है। मानसिक द्वंद्व। बालक को जब विरोधी विचार, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का सामना करना पड़ता है तो वह मस्तिष्क में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसे मानसिक द्वंद्व भी कहते हैं। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम, परम अहम बीच में सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। भग्नाशय और मानसिक द्वंद्व के कारण जैविकीय और भौतिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। मनोरंजन व अनुरंजनात्मक क्रियाएं। अनुरंजन अंग्रेजी भाषा के एंटरटेनमेंट शब्द का पर्यायवाची शब्द माना जाता है जिसका अर्थ होता है मनोरंजन, मन को प्रसन्न करने वाला। अतः हॉबी या अनुरंजनात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो व्यक्ति की अंत प्रेरणा से की जाती हैं और जिनके स्पंदन में उसे खेल के प्रत्यक्ष होने वाले आनंद की अनुभूति होती है। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एवं रोगों का अभाव तथा मानसिक कार्य का सम्यक संचालन ही मानसिक स्वास्थ्य है तथा वह बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है जिसमें मानसिक रोगों, निराशाओं, उलझनों, अविश्वासों, ग्रंथियों आदि से रहित मानसिक व्यापार, संतुलन और अव्यवस्थित रूप से पाया जाए। लैंडेन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। हेडफील्ड के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है।
मानसिक रूप से स्वस्थ बालक के गुण हैं सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, नियमित जीवन, निर्णय करने की क्षमता, आत्मसम्मान की भावना, आत्म-मूल्यांकन की क्षमता, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। मानसिक स्वस्थ होने पर शिक्षक बालक को अकारण ही दंड देता है तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिवारिक निर्धनता, माता-पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बालक से अत्यधिक आकांक्षाएं, विद्यालय कारक, कठोर अनुशासन, पाठ्य से आगामी क्रियाओं का अभाव व अनुक्रिया पाठ्यक्रम तथा दोषपूर्ण शिक्षण विधि तथा दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, शिक्षक का व्यक्तित्व, अध्यापकों के पारस्परिक संघर्ष और शारीरिक अस्वास्थ्य। बुद्धि, और देखो बुद्धि क्या बोलती है। बुद्धि यह जन्मजात शक्ति और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है ना। पीटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म काल से किशोरावस्था के मध्य तक का माना गया है। मूर्त बुद्धि, थर्नाडाइट ने इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा है। एक तत्व, एक सत्तात्मक सिद्धांत समर्थक है बिने टर्मन तथा स्टार्न। द्वितत्व तथा त्रितत्व सिद्धांत समर्थक है स्पीयरमैन। बहुतत्वात्मक तथा सत्तात्मक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थर्नाडाइट हैं। थर्नाडाइट ने बुद्धि को 3 भागों सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत समर्थक हैं थर्स्टन और कैली। उन्होंने बुद्धि को 9 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है तथा क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत समर्थक है बर्ट और बर्मन। प्राचीन काल में ज्ञान के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी और मध्यकाल में शारीरिक बनावट के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी और आधुनिक काल में बुद्धि को स्वाभाविक एवं जन्मजात शक्ति मानकर के परीक्षा की जाती है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार उन्होंने मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से भिन्न भिन्न आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण किया और जिसे बिने साइमन मनक्रम के नाम से जाना जाता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण विधि में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। एम.एल. टर्मन के अनुसार बिने साइमन मानक्रम का शोधन किया जाए और इसका नाम स्टेफन बिने मनक्रम दिया है। 1937 में टर्मन मेरिल मानक्रम का विकास किया और इन परीक्षणों का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों पर किया जिन्हें भाषा का ज्ञान है और पढ़े लिखे हैं। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि, ये परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है और जो अनपढ़, गूंगे, बहरे या अंधे होते हैं। इन परीक्षणों में मूर्त वस्तुओं, चित्रों, व्यूहों, ज्योमितीय आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाता है तथा उन्हें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। वस्तु संयोजन परीक्षण, ब्लेचर के द्वारा इस परीक्षण का प्रयोग ब्लेचर वैल्यू बुद्धि पाठ्यक्रम में किया गया है तथा आर्मी अल्फा परीक्षण, इसमें शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण, इसे अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसके सभी मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया, जबकि धारा प्रवाह एवं स्पष्ट सिद्धांत कैप्टन ने दिया। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बाकिमधम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मैकडूगल के अनुसार बुद्धि पूर्व अनुभवों के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। काल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि ही काम करेगी। बुद्धि की विशेषताएं या लक्षण, बुद्धि जन्मजात शक्ति और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता और भिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों को सरल बनाने की
में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि भले बुरे, असत्य सत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता विकसित करती है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण को भी प्रभावित करती है। बुद्धि आत्म परीक्षण की शक्ति है तथा मनोवैज्ञानिक पीटर ने बुद्धि का विकास जन्म काल से किशोरावस्था के मध्य काल तक माना है। बुद्धि के प्रकार। मनोवैज्ञानिक गैरेट ने बुद्धि के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। मूर्त बुद्धि। थर्नाडाइक ने इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। तथा अमूर्त बुद्धि। ऐसे बालक जिन्होंने घड़ी आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास किया है। इस बुद्धि वाले बालक आगे चलकर भविष्य में कुशल कारीगर एवं इंजीनियर आदि बनते हैं। अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि वाला बालक ज्ञान अर्जन तथा पढ़ने लिखने से संबंधित पाठकीय ज्ञान प्राप्त करने में और शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थिति समस्याओं के हल करने में विशेष रुचि रखता है। गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में अमूर्त बुद्धि ही काम में आती है। ये देखिए, सौंदर्यानुभूति जो है उसमें क्या आती है, अमूर्त बुद्धि ही काम में आती है। सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के कारण व्यक्ति को अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर देता है तथा सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति मिलनसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले तथा मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। और इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। एक तत्व या एक सत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक बिने, टर्मन तथा स्टर्न हैं। बुद्धि एक इकाई और महत्वपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सबसे शक्तिशाली तथा मानसिक शक्ति है और सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं को नियंत्रित करती है। इस सिद्धांत को हम बाकी जो है वो हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि मित्रों आपको मेरे द्वारा की गई रीडिंग, ये मान लीजिए रीडिंग है, पढ़ाया गया है, आपको समझाया गया है ना, और किस तरह से आपके एक टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।